Hi, hello, and welcome, students. Welcome to the session. Myself Prashant Gupta, welcoming you all to Dhruve's class. लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस हमने स्टार्ट करा था। इंटरफेरेंस की कंडीशंस की हमने बात करी थी। पाथ डिफरेंस पे क्या कंडीशन है, फेज डिफरेंस पे क्या कंडीशंस है। इन सारी चीज़ों से आप छोटे छोटे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंटरफेरिंग कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या? आप मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हो तो मैक्सिमा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमा इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड मिनिमा इज योर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। इसके बाद हमने कंडीशंस की बात करी कि फेज डिफरेंस पर पाथ डिफरेंस पे क्या रिलेशन होना चाहिए, कि कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। फेज डिफरेंस मैक्सिमा में अगर आप बात करो या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बात कर रहे हो तो दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ इवन नंबर ऑफ 2 पाई, यानी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। अगर हम मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस की बात करें तो जो फेज डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। फिर हमने पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशंस की बात करी। उसके बाद हमने बात करी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने बोला था नॉर्मल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया था। उसमें हमें दो चीजें और समझनी थी। नंबर वन, कि जब व्हाइट लाइट से आप करते हो, व्हाइट लाइट जब आप यूज करते हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर मैं क्या यूज कर रहा हूं बच्चे, व्हाइट लाइट यूज कर रहा हूं तो क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आप व्हाइट लाइट यूज करोगे तो मुझे एक बात समझनी है सर, जो भी कलर की लाइट चलेगी, देखो ऑब्वियसली व्हाइट लाइट है तो मैं बोलूंगा डिफ्रैक्ट होगी तो अपने 7 बेसिक कलर्स में टूट जाएगी, मान के चलता हूँ। हर कलर का वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होता है, जहां वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड का जो वेवलेंथ होता है जो सबसे कम होता है, और इस ऑर्डर में वेवलेंथ जो है आपका बढ़ता हो जाता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो लैम्डा की वैल्यू सबसे कम होती थी, इसलिए अगर आप देखो तो जो सेंटर पे जब भी कोई रे ट्रेवल करेगी, मतलब टुवर्ड्स सेंटर जब भी कोई रे ट्रेवल करेगी, तो चाहे वो येलो रे ट्रेवल करे, चाहे वो आपकी ग्रीन रे ट्रेवल करे, जब भी कोई रे सेंटर की तरफ ट्रेवल करती है तो क्या ये पाथ और ये पाथ हमेशा सेम रहेगा? हाँ सर, सेम रहेगा। तो क्या सभी रेस का जो सेंटर पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा सर? जीरो होगा। तो फॉर ऑल कलर्स, फॉर all colors path difference, or we can say phase difference to the center of screen will be equals to zero। और जीरो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम। यानी ब्लू कलर भी वहां मैक्सिमम बना रहा है, ग्रीन कलर भी वही मैक्सिमम बना रहा है, ऑरेंज, रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू सारे वही मैक्सिमम बना रहे हैं। तो जब ये सारे कलर यहाँ पर आकर मैक्सिमम बनाएंगे तो क्या यहाँ पर आकर मुझे फिर से व्हाइट लाइट नहीं मिल जाएगी? यार व्हाइट लाइट टूटी थी तो 7 कलर मिले, अब सातों कलर सेम उसी पोजीशन में अगर मैक्सिमम बनाएंगे तो क्या फिर से व्हाइट लाइट नहीं देंगे? हाँ सर, व्हाइट लाइट देंगे। तो पहली बात तो ये कि व्हाइट लाइट मिलेगी। दूसरी बात, पहला क्वेश्चन ये जाहिर होता है कि व्हाइट लाइट तो मिलेगी, लेकिन व्हाइट लाइट के बाद देख सेंटर पर सबका मैक्सिमम मिनिमा अलग था, मतलब सेम था, सबका मैक्सिमा था। लेकिन क्या इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा होना वेवलेंथ पर डिपेंडेंट है? क्या मैक्सिमा का आपने फॉर्मूला लिखा था एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है भाई। यही फॉर्मूला लिखा था ना हमने मैक्सिमा का, अगर आपको याद आ रहा हो तो, हल्का फुल्का सा भी अगर याद आ रहा हो तो मैक्सिमा क्या, अगर जो फॉर्मूला था वो हमने ये लिखा था, इसका मतलब अगर कोई मैक्सिमम बनना है तो वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है। यस और नो? वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि सर अगर वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है और वेवलेंथ अगर चेंज कर रही है तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, क्या उसके y की वैल्यू सबसे कम होगी? हाँ सर। यानी क्या मैं कह सकता हूं दैट विल बी, that color will be closer to the center। क्यों भाई? that color will be
क्लोजर टू द सेंटर। तो ये व्हाइट लाइट के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला पैच या पहला फ्रिंज या पहली फ्रिंज विड्थ आपको किस कलर की मिलेगी, तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि सर पहली फ्रिंज विड्थ मिलेगी वो अपने को वॉयलेट की मिलेगी। यानी सेंटर से जो सबसे पास फ्रिंज विड्थ होगी वो किसकी होगी, सर वॉयलेट की होगी। उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो और सब ऑरेंज, और सबसे दूर फ्रिंज किसकी होगी, तो सबसे दूर फ्रिंज होगी वो रेड कलर की। तो ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं कि सबसे पास कौन सा वॉयलेट, सबसे दूर कौन सा रेड। कहाँ से, सेंटर से। किस तरफ, सर दोनों तरफ। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर बहुत ज्यादा जूम करके, तो सर पहले यहाँ वॉयलेट मिलेगा सबसे पास, और यहाँ भी वॉयलेट मिलेगा, व्हाइट लाइट के दोनों तरफ। तो इस तरह से आपको फ्रिंज मिलेगी। और बहुत दूर जाके बीच में बहुत सारे कलर होंगे, और यहाँ जाके आपको कहीं रेड मिलेगा, और यहाँ जाकर आपको फिर से कहीं रेड होगा। और इसके बीच में क्या है सर, इसके बीच में पूरा स्पेक्ट्रम जो भी आपको इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वो सब जो है वो इसके बीच में है। ठीक है। तो इस तरह से आपको व्हाइट लाइट से जब भी आप करवाओगे इंटरफेरेंस पैटर्न, तो आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा। दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि सेंटर कैसा होगा, सर सेंटर हमेशा कैसा होगा, ब्राइट होगा सेंटर, और ब्राइट होने के साथ साथ व्हाइट लाइट होगा सेंटर, और उसके पास पास आपको पैचेस मिलेंगे, सबसे पास पैच वॉयलेट का होगा, और सबसे दूर पैच जो होगा दैट विल बी योर रेड कलर। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आती है जिसमें हम बोलते हैं कि अगर मैं किसी एक सोर्स पर क्या लगा दूं, कोई एक शीट लगा दूं, ट्रांसपेरेंट शीट। ठीक है, ध्यान देना, मैंने क्या बोला, मेरे पास दो सोर्सेस थे, और इसमें से एक सोर्स पर मैं क्या लगा देता हूं, एक शीट लगा देता हूं ट्रांसपेरेंट, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, किसी एक के सामने मैंने क्या करा, मैंने यहां पर लगा दी एक शीट। शीट लगाने से क्या होगा सर, जब ये रे ट्रेवल करेगी, मान लेते हैं यहां, तो ये रे तो ट्रेवल करेगी शीट के थ्रू, जो दूसरी रे ट्रेवल कर रही है, क्या इस शीट से ट्रेवल नहीं कर रही। तो जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस आना चाहिए था, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू मैं पढ़ता हूँ जनरली, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर वाई एन की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, तो जो वैल्यू होती इन जनरल, क्या उससे चेंज्ड वैल्यू आएगी। अगर ये शीट नहीं होती और अब ये शीट है, तो जिस सोर्स की तरफ S1 और S2 दो सोर्स थे, एक आपका अपर सोर्स है या और एक आपका डाउन डाउन वाला सोर्स है, तो जिस सोर्स के सामने शीट लगाई जाती है, उस सोर्स की तरफ जो आपका जो पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। देयर इज एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस से होगा क्या, कि अब जो सेंटर पर मुझे मैक्सिमा कब मिलता था, जब दोनों की वजह से पाथ डिफरेंस जीरो होता था। या सेंटर पर कब मिलता था आपको मैक्सिमा, सेंटर पर मैक्सिमा आपको मिलता था जब यहां से जो रे आई और जो यहां से रे आई, दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस जीरो होता था, तो हम बोलते थे कि सेंटर पर अपने को व्हाइट लाइट मिल जाएगी, यहां पर अपने को मिल जाएगी व्हाइट लाइट। लेकिन सिंस यहां पे अब क्या हो रहा है, जो रे ऊपर वाली ट्रेवल कर रही है, क्या अब उसमें एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ट्रेवल हुआ। एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। क्या मैंने आपको जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाई थी तो ये चीज बताई थी कि जब भी आप किसी मीडियम में ट्रेवल करते हो तो उसमें स्पीड आपकी स्लो हो जाती है। ये बात बताई थी ना, कि लेट सपोज एक लाइट इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है और एक लाइट नॉर्मली यहाँ से ट्रेवल कर रही है, तो जब आप मीडियम में ट्रेवल करें तो आपकी स्पीड कम हुई, तो मैं मान के चलो आपकी जो स्पीड मीडियम में है, मैं मान के चलता हूँ वो v है, विच इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, सी ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। इस स्पीड से आप ट्रेवल कर रहे हो, पक्की सी बात है। मान लेते हैं कि इस स्पीड से जब आप ट्रेवल कर रहे थे तो आपने ट्रेवल करा टी टाइम के लिए, उसी ड्यूरेशन में एक वैक्यूम में किसी चीज ने ट्रेवल करा टी टाइम के, क्या पक्की सी बात है उसकी स्पीड सी है, आपकी स्पीड सी से कम है, तो क्या वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आपके डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में जो डिफरेंस है उसको क्या पाथ डिफरेंस बोल देना चाहिए मुझे, सर बोल देना चाहिए। तो क्या मैं बोल दूंगा कि सर पाथ डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सर इसने ट्रेवल करा था सी से, तो इसके हो गया सी टी, या वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस वेलोसिटी टू टाइम, तो इसकी वैल्यू होगी सी टी, माइनस होना चाहिए सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टी। क्यों भाई, ऐसा होना चाहिए। तो क्या डेल्टा एक्स या पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सर सी टी और 1 - 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होगा आपका पाथ डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि जो शीट से ट्रेवल होकर लाइट आ रही है उसने इतना पाथ कम ट्रेवल करा है, उसने इतना पाथ कम ट्रेवल करा है ना भाई,
तो उसको इतना पाथ ज्यादा ट्रेवल करवाएंगे तभी तो क्या होगा, आपको पाथ डिफरेंस सेम मिलेगा। तो हमने बोला कि सर अब जो आपको मैक्सिमम मिलेगा ना, वो सेंटर पर ना मिलके आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाए और यहाँ आए इस पॉइंट पर, ताकि ये जो पाथ है ये एक्स्ट्रा ट्रेवल करे इसके रिस्पेक्टिव में, या ये पाथ कम ट्रेवल करे, तो आपको अब जो व्हाइट लाइट मिलेगी वो यहां मिलेगी। दिस इज गोइंग टू बी योर व्हाइट लाइट, न्यू व्हाइट लाइट। इसका मतलब जिस शीट के सामने आपने माइका लगाया था उस शीट के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी आपने अगर S1 में माइका लगाया था तो द होल फ्रिंज विल ट्रेवल टुवर्ड्स द लेफ्ट या डाउन साइड। सो इफ sheet is placed in front of upper source, the whole interference pattern will move towards, या कह सकते हैं will move towards, will move downwards, will move downwards। ठीक है, सेम गोज विद द सेकंड पार्ट। अगर आपने लेफ्ट या लोअर शीट के लोअर सोर्स के सामने अगर आपने शीट लगाई होती तो क्या करता सर, होल इंटरफेरेंस पैटर्न नाउ वुड बी मूव इन दी अपर पार्ट, तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता। सिंपल सी बात है। अगर आपने शीट लगाई है ऊपर तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर आपने शीट लगाई है नीचे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर आपने शीट लगाया होता यहाँ पर तो पूरा पैटर्न कहाँ भागता, ऊपर। अगर आपने शीट लगाया होता यहाँ पर तो पूरा पैटर्न भागता नीचे। अगर आप लेट सपोज ऊपर भी सेम थिकनेस सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शीट लगाओ, नीचे भी सेम थिकनेस सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शीट लगाओ, तो क्या होगा कि थिकनेस भी सेम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है। याद रखना, दो चीजों पर डिपेंडेंट है ये बात है, एन और टी पर डिपेंडेंट है और न्यू पर डिपेंडेंट है। थिकनेस पे भी तो डिपेंड करता है ना भाई। तो अगर आपने दो शीट लगाई कुछ ऐसे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और टी थिकनेस t, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और रिफ्रैक्टिव और t, तो क्या आपको मैक्सिमा वही मिलेगा जहां पहले मिलता था? क्यों? क्योंकि सर इसने भी उतना ही पाथ डिफरेंस लिया होगा और दूसरे वाले ने भी उतना ही पाथ डिफरेंस लिया होगा, तो आपको जो वैल्यू है वो सेम जगह मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू यहाँ पर दोबारा से जो है वो मैक्सिमा फिर से मिल जाएगा व्हाइट लाइट का। तो सिंपल सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा नाउ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके पास इतना ही है। इंटरफेरेंस से जब भी क्वेश्चन आएगा तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आप क्वेश्चन मान के चलो कि फॉर श्योर आना ही है। इसको अच्छे से अपन पढ़ के चलेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग हेड लेट्स टॉक अबाउट डायफ्रैक्शन। ठीक है, डायफ्रैक्शन क्या होता है? तो हेडिंग डालेंगे डायफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, जो भी आप कहना चाहें। डायफ्रैक्शन इन जनरल हम कहते क्या है? सो इट इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट अबाउट अ शार्प एज। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट अबाउट ए शार्प एज इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। इन जनरल अगर आप कभी भी देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेट सपोज आप पढ़ रहे हो धूप में। ठीक है, आप धूप में पढ़ रहे हो और सूरज आपके पीछे कुछ इस तरह से चमक रहा है, मस्त सूरज।
ठीक है, गरम गरम बहुत ज़्यादा, और आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसे कुछ आप बैठ के पढ़ रहे हो। आप देखोगे आगे आपके सामने यहाँ पर किताब है, तो लाइट जो है वो किताब पर भी पड़ती है। ऑल दो अगर लॉजिकली देखा जाए तो आप पूरा का पूरा किताब को कवर कर रहे होते हो, और लाइट ऑब्वियसली आपका सीना चीर के तो बाहर नहीं आ सकती। तो यहाँ से अगर लॉजिकली सोचा जाए सर, तो लाइट किताब पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर मैं बाकी सब कुछ हटा देता हूँ, बाकी सबसे लाइट जो वापस आ रही है वो सब हटा देता हूँ, फिर भी आपको जो लाइट होती है वो जो किताब पर दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि सर जहाँ जहाँ आपका एज है ना आपके शरीर का, ये एज है आपके शरीर का, ये एज है आपके शरीर का, ये एज है आपके शरीर का, उन सारे एजेस से लाइट जो होती है वो बैंड होती है, और बैंड होकर आपको जो है वो दिखाती है। लाइट इस पर पड़ेगी और इसके बाद आपकी आंखों पर पड़ेगी तो आपको दिखाई देगा। ठीक है भाई। तो जो आप किसी भी चीज को पढ़ पाते हो, देख पाते हो, मोस्टली जो बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। ठीक है। तो बेसिक सा मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जब भी आपके पास कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, तो लेट सपोज अगर आपके पास ये ऐसा कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम में मेरे पास थोड़ी सी जगह है सिर्फ ओपन है, बाकी सब क्या है, बाकी सब क्लोज्ड है, और एक छोटी सी जगह है यहाँ से लाइट आ रही थी, तो आपको लाइट ये थोड़ी सी बैंड देगी। एक काम करो, ऐसे ऐसे उंगली करो और किसी बहुत तेज ऐसे उसके पास देखो, लाइट सोर्स के पास, और इसको थोड़ा छोटा कर लेना ताकि यहाँ से ना बहुत छोटा सा चीज आपको, बहुत छोटा सा ओपनिंग दिखे। इस ओपनिंग को बहुत छोटा कर सकते हो ना, मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और फिर तुम लाइट सोर्स को देखोगे तो तुम्हें लाइट ना ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जाती हुई दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइट नहीं आती दिखाई देगी तुम्हारी आंखों पर। जबकि अगर थोड़ा बड़ा करोगे तो स्ट्रेट लाइट आती दिखेगी। जैसे ही और छोटा करते रहोगे, छोटा करते रहोगे, छोटा करते रहोगे, तुम देखोगे साइड से टेढ़ी भागती हुई दिखाई देगी आपको लाइट। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सीइंग डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन में जो चीज आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई जाने वाली है, दैट इज कॉल्ड सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। ठीक है। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन क्या होता है, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करो। मान के चलो मेरे पास एक सिंगल ओपन स्पेस है, ठीक है, बाकी सब ओपेक है, एक ही स्पेस है जहां से लाइट आ सकती थी। तो यहाँ पर ये सब बंद है आपका, एक इकलौती जगह है जहां से लाइट आ सकती थी, और उसका जो डिस्टेंस है इसको मान के चलते हैं, जो ओपनिंग है ये, इसका डिस्टेंस हमने मान के चला फिर ए डिस्टेंस की ओपनिंग है। तो जब भी यहाँ से लाइट आएगी, अच्छा डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है कि जिस वेवलेंथ की लाइट आप भेज रहे हो टुवर्ड्स दी ओपनिंग, so this wavelength should be approximately equals to the opening। ठीक है, ये इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर बराबर नहीं होगी तो आपको डायफ्रैक्शन जो है वो नहीं दिखने वाला, ये बात श्योर है। ठीक है, उतना अच्छा डायफ्रैक्शन नहीं देखेगा। अगर आपको डायफ्रैक्शन देना है तो वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है दैट शुड बी इक्वल्स टू द ओपन स्पेस। तो जब भी आप ऐसा करते हो, अब मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं जा रहा, पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक पैटर्न मिलता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न। ये पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न से अलग होता है। क्यों? क्योंकि इस पैटर्न में आपके पास आपको सेंटर पर तो मिलता है मैक्सिमा, इस तरह से सेंटर पर मिलेगा आपको मैक्सिमा, और बाकी आपके पास फिर आपको मिलते हैं मिनिमास, और ये मिनिमास बहुत शार्पली जो है वो डिक्रीज होते हैं एकदम से, इस तरह से कुछ। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमा मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको बहुत तेज एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, और उसके बाद जो इंटेंसिटीज होगी वो ऐसे ऐसे डाउन, ये आपको मिनिमाज मिलते हैं। दीज आर योर मिनिमाज, और इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, जो सेंटर से एक मिनिमा का डिस्टेंस होता है, मान चलो यहाँ से लेके चलते सेंटर से मिनिमा का डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको आपने बोला लेट सपोज y। ठीक है, तो इन जनरल इसमें आप मिनिमा की जो कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर मिनिमा जो आपके पास है, दैट इज इक्वल्स टू दैट योर y इज इक्वल्स टू मिनिमा की जो आपके पास कंडीशन है, y is equals to
ओके, सॉरी अबाउट दैट। जो मेरी कंडीशन ऑफ मिनिमा इज दैट थीटा शुड बी इक्वल्स टू द मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय ए, ठीक है। थीटा शुड बी अ मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय, आप इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा शुड बी अ मल्टीपल ऑफ एन लैम्डा। अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरफेरेंस में ये कंडीशन होती थी मैक्सिमा की, दैट ए, यहाँ वहां ए नहीं होता था, वहां होता था डी। डी होता था दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, यहाँ ए है स्लिट का ओपनिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा ये फर्क है, लेकिन एक्सप्रेशन कुछ ऐसे ही आता था, वहां आता था डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा। यहाँ मिनिमा के लिए आ रहा है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ऑब्वियसली अगर थीटा की वैल्यू कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो थोड़ी आपकी कम रहती है, तो ये जो आपकी थीटा की वैल्यू अगर कम रहेगा तो इसी ये वाले इसी थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू बेसिकली हो जाए ए वाई बाय कैपिटल डी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। यहाँ से वाई की वैल्यू आप लिख सकते हो एन लैम्डा कैपिटल डी ओवर ए। तो आपको पोजीशन मिल गई है, ये आपकी पोजीशन है स्क्रीन पर, स्क्रीन पर डिस्टेंस है जहां पर आप कह सकते हो कि मेरे को मिनिमा मिलेगा। अगर आपको एंगुलर डिस्टेंस चाहिए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी सर, थीटा की वैल्यू होगी एन लैम्डा ओवर ए। तो ये आपको एंगुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, जहां पर आपको क्या मिलेगा, वो पूरा ब्राइट स्पॉट मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देखना, ब्राइट स्पॉट तो आपको सर पूरा यहां से लेकर यहां तक मिलेगा ना, ब्राइट स्पॉट तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है, ब्राइट स्पॉट है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ से सर आपने सिर्फ थीटा की बात करी, एक्चुअल में क्या ब्राइट स्पॉट जो आपको मिलने वाला है वो आपको पूरा इस तरह से मिलेगा, ये पूरा ब्राइट स्पॉट मिलेगा ना, बीच में बहुत ज़्यादा आपका शाइनी या बहुत ज़्यादा मैक्सिमा होने वाला है, दूर जाते जाते थोड़ी 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 मैक्सिमा की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, कुछ इस तरह से, ठीक है भाई, ऐसे कुछ आपको मिलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, तो सर वो टू थीटा है। आपको टू थीटा एंगल का टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलता है मैक्सिमा के लिए। लेकिन अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस पूछूं तो क्या है सर, वो थीटा है, थीटा की वैल्यू एन लैम्डा बाई फर्स्ट मिनिमा के लिए, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा के लिए एन की वैल्यू 1 रखे जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। इन जनरल क्या होता है, मिनिमा की ही बात करी जाती है इन डिफ्रैक्शन में, कि सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा किस पोजीशन पे बनेगा सर, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा पे बनेगा। अगर मैं आपको थीटा की वैल्यू दे दूं, एन की वैल्यू दे दूं लैम्डा की, अब देखो एन की वैल्यू ना ऑब्वियसली आपको 1 ही रखनी है फॉर फर्स्ट मिनिमा एन इज इक्वल्स टू 1। अगर एन इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा तो आपको वो पूरा थीटा का रीजन मिल जाएगा जहां तक आपके पास ब्राइट है। फर्स्ट मिनिमा आने से पहले क्या है, पूरा सेंट्रल मैक्सिमा है, तो यहां तक पूरा क्या है सर, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है सर, ये सेंट्रल मैक्सिमा ही तो है, यहां से यहां तक पूरा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज आपको और समझनी है कि जब आप वन सिंगल स्लिट से जब आप डाइफ्रैक्शन पैटर्न करते हो तो आपको ऐसा दिखाई देता है। यही डाइफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग डबल स्लिट से भी करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश करना सर, लेकिन डबल स्लिट से तो इंटरफेरेंस होता था, मुझे भी पता है, लेकिन तभी तो पढ़ा रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा और कुछ इस तरह की बात करूँ कि लेट सपोज मेरे पास डबल स्लिट है, और अब मैं बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या होगा, तो आपको ये बात समझनी है कि सर ऑल दो हमें क्या दिखता है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता था, किसके लिए, इसके लिए टू स्लिट इंटरफेरेंस की बात करी थी। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है, तो सर एक्चुअल में जो आपके पास होता है वो डाइफ्रैक्शन होता है। इसका अगर आप पैटर्न देखोगे तो कैसे मिलता है सर, इसका पैटर्न आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आगे स्टॉप, और फिर यहाँ से फिर कुछ इस तरह से आगे जाएगा, तो यहाँ पर फिर कुछ इस तरह से आगे जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपके पास, दिस इज योर डाइफ्रैक्शन पैटर्न। Inside this diffraction pattern you have your interference pattern, inside the diffraction pattern you have, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका मैक्सिमा मिलेगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर एक जगह मिनिमा मैक्सिमा मीट करेंगे तो वहाँ पे आपको मिनिमा मिलेगा, फिर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है एक्चुअल में, अगर आप देखोगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको यही मिलता है, ठीक है।
एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको यही मिलता है। तो सर यहाँ हो क्या रहा है सर, जो रेड पार्ट है दिस इज ड्यू टू योर इंटरफेरेंस, और जो ब्लैक पार्ट है दिस इज ड्यू टू योर डायफ्रैक्शन। तो क्या एक्चुअल में देखा जाए तो सर दोनों चीजें साथ में होती हैं? यस। इन वेरी प्रैक्टिकल केस अगर आप देखोगे, अगर आपके पास स्क्रीन थोड़ी बड़ी है, थोड़ी दूर है, तो आपको दोनों चीजें दिखाई देंगी। तो जो ब्लैक पैटर्न दैट इज फॉर डायफ्रैक्शन, और जो अंदर का पैटर्न दैट इज फॉर इंटरफेरेंस। तो सर सोर्स तो हमारे पास अभी भी वही था, S1 S2, हमने सोर्स चेंज नहीं करा, सोर्स का वेवलेंथ चेंज नहीं करा, कुछ चेंज नहीं करा। तो पहले आपने सिर्फ इंटरफेरेंस पढ़ा, अभी आप डायफ्रैक्शन के अंदर इंटरफेरेंस पढ़ा रहे हो, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है। इन जनरल हम कहते हैं कि हमें नहीं पता क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। नो वन एवर, ऐसा आपको अगर देखोगे तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, नो वन हैज एवर बीन एबल टू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन सेटिस्फैक्टरी, ऐसा बोला है रिचर्ड फेनमैन ने। ऐसा कोई सेटिस्फैक्टरी डिफरेंस नहीं बता सकता। तो बेसिकली सर डिफरेंस क्या होगा, रफली आप ये बोलते हो, व्हेन सोर्सेज आर फ्यू, यानी 1 2 3, जब आपके फ्यू सोर्सेज होते हैं तब हम बोलते हैं आपको इंटरफेरेंस दिख रहा है, इंटरफेरेंस डोमिनेटली दिखेगा। एंड व्हेन सोर्सेज आर वेरी लार्ज, तब हम बोलेंगे आपको क्या दिख रहा है? डायफ्रैक्शन दिख रहा है। सर ऐसे कैसे आप बोले कि सोर्सेज बहुत ज्यादा तो डायफ्रैक्शन दिख रहा है? ऊपर तो आपके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग थी, तो सोर्स तो एक ही हो गया। अरे मेरे लाल मेरे बच्चे, ओपनिंग एक है ना, पर क्या वेवलेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ए, तो क्या यहां पर हर एक लाइट जो आ रही है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ इट्स ओन सोर्स? तो नंबर ऑफ सोर्सेज वहां ज्यादा हुए ओपनिंग के करस्पॉन्ड में, ठीक है, नंबर ऑफ सोर्सेज वहां ज्यादा है। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ सोर्सेज कम रहेंगे, ठीक है, when we say there are only few sources then we say it is interfering sources, and when we say if there is very large number of them then say that is a diffraction, जो है वो more useful term है। तो क्लियर पिक्चर किसी को नहीं पता, बस आप डिफाइन ऐसे कर सकते हो कि सर जब सोर्सेज छोटे हैं, 2 1 3 है, ए 2 या 3 है, तब हम बोलेंगे सर इंटरफेरेंस हो रहा है। जब एक अकेला सोर्स है तभी इंटरफेरेंस की बात करेंगे, लेकिन सर अगर फोर्सेज बहुत ज्यादा है तब हम बोलेंगे डायफ्रैक्शन। सोर्स का मतलब क्या? पिन पॉइंट। यहाँ आपने क्या लिया था सर? यहाँ आपने ओपनिंग ली थी, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में आपने ओपनिंग ली थी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो वहां आपके पास मल्टीपल सोर्स होते हैं, वो सिंगल सोर्स की तरह काम नहीं करता, वो मल्टीपल सोर्स की तरह काम करता है। सिंगल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो सोर्सेज लेते हैं वो सिंगल पॉइंट सोर्सेज की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मेजर डिफरेंस है। अगर मैं बोलूँ कि सर इंटेंसिटी ग्राफ जो होता है, अगर आपको याद हो तो इंटरफेरेंस का जो इंटेंसिटी ग्राफ था उसकी इंटेंसिटी फिक्स रहती थी और बार बार उसी इंटेंसिटी पे ऑसिलेटिंग था। क्या डायफ्रैक्शन का इंटेंसिटी ग्राफ बहुत डीपली डाउन होता है और धीरे धीरे इंटेंसिटी बहुत जल्दी से जो है डाई डाउन करती है। इसमें एक और चीज है समझने वाली, जो कभी कभी पूछ सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बात होती है मिसिंग ऑर्डर की। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर बेसिक सा मतलब क्या है सर, अगर आप पैटर्न बना रहे थे किसका, ये वाला पैटर्न अगर आप बना रहे थे, ठीक है, तो इस पैटर्न में हमें एक बात समझ में आई थी सर, कि जब आपने कुछ इस तरह से अरे एक सेकेंड, तो ये आपके पास आया डायफ्रैक्शन का मैक्सिमा, और ये आपके पास आया इस तरह से डायडाउन हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ डायडाउन आएगा। इसके बीच में आपके पास कुछ मैक्सिमाज आ रहे थे इंटरफेरेंस के, तो ये इंटरफेरेंस मैक्सिमा, इंटरफेरेंस मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। तो एक ऐसी जगह आ रही थी जहां पर एक्चुअल में मैक्सिमा आ सकता था इंटरफेरेंस का, बट क्योंकि इस डायफ्रैक्शन मिनिमा आ चुका है वहां पर, इसलिए वो चीज क्या हो गई? डाई डाउन हो गई। तो उसको बोलते हैं हम मिसिंग ऑर्डर, दैट इज द मिसिंग ऑर्डर ऑफ माई इंटरफेरेंस पैटर्न। तो कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि वो मिसिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो सर अगर मेरे को याद होगा अच्छे से, तो डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है, जहां एन होता था ऑर्डर जो अपने को मिलता था। सिमिलरली ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा लिखना चाहूंगा मैं, क्यों? क्योंकि सर यहां पर वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चाहो तो एम भी लिख सकते हो, लेकिन इन जनरल मुझे पता है कि सर ये डायफ्रैक्शन मिनिमा की बात हो रही है, डायफ्रैक्शन
मिनिमा और ये है आपका इंटरफेरेंस मैक्सिमा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं रेशियो लूं तो d बाय a इज इक्वल्स टू n बाय m। तो जो ऑर्डर आपका मिसिंग होगा, जो एग्जैक्टली फर्स्ट मिनिमा पर आ रहा होगा, क्या वही मिसिंग होगा? हाँ सर वही मिसिंग होगा। इसका बेसिक सा मतलब है कि n इज इक्वल्स टू d ओवर a m। इन जनरल m को फर्स्ट मिनिमा ले लेते हैं, तो कभी कभी m की वैल्यू सीधा सीधा 1 ही यूज कर सकते हो, लेकिन वैसे ये यूज करेंगे कि जो आपका ऑर्डर मिसिंग होगा वो क्या होगा सर, दैट विल बी इक्वल्स टू d ओवर a। d क्या है सर? d इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, है ना भाई। d क्या था? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। यहां से लेकर यहां तक की बात करें ये d है। और a क्या था सर? a इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। ठीक है, ये a है, विड्थ ऑफ द स्लिट। इस तरह की हम बात करते हैं। अगर आपने ये बता दिया कि सर मिसिंग ऑर्डर क्या है, तो क्या मुझे ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मैक्सिमा इनसाइड द एनवलप बता सकते हो? क्यों भाई, सोचो। सर मान लेते हैं n की वैल्यू यहाँ 4 थी, अगर यार मान लें यहाँ 5 थी, सर ये आपका 0th ऑर्डर, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर, और फोर्थ ऑर्डर जो है वो मिसिंग है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे सर? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होने चाहिए? जो ऑर्डर मिसिंग है -1 करो तो मतलब 3 पे आए, ट्वाइस करो तो 6 पे आए, +1 करो क्योंकि सर ये वाला भी तो मैक्सिमा काउंट करेंगे ना। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमास इनसाइड डाइफ्रैक्शन मिनिमा। तो डायरेक्ट मैं क्या ले सकता हूँ सर? इसकी वैल्यू क्या होगी सर? n-1 का ट्वाइस और +1। तो अगर इसको कुछ खोलेंगे तो क्या मिलेगा सर? बेसिकली 2n-2 +1 मिलेगा, सीधा सीधा बोल सकते हैं 2n-1। so this is going to be the total number of diffraction interference maximas inside a diffraction minima, 2n-1, where n is the missing order। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एक मेरे पास डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा आया जिसमें मिसिंग ऑर्डर है 5, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास इंटरफेरेंस के कितने होंगे सर? 5 × 2 10-1 9, करेक्ट आंसर। और स्मॉल n की वैल्यू क्या थी सर? अगर स्मॉल n की वैल्यू में देखूं तो स्मॉल n की वैल्यू थी d बाई a इंटू m -1। तो सिमिलरली ऐसा यूज करके आप डाइफ्रैक्शन में कौन सा ऑर्डर मिसिंग था वो बता सकते थे। ऑर्डर मिसिंग अगर पता चल जाए तो उसके बाद हम ये भी बता सकते थे कि बेसिकली कितने नंबर ऑफ मैक्सिमाज रहे होंगे उस एक डाइफ्रैक्शन पीक के अंदर। क्या सारी बातें आपको समझ आ रही हैं? पक्की बात है, फॉर श्योर। तो ए की वैल्यू दे दूं, डी की वैल्यू दे दूं तो बता सकते हो स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन की वैल्यू बता सकते हो तो बता सकते हो कैपिटल एन क्या है। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड माय रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर से मेरा मतलब क्या होता सर? कितनी जल्दी आप दो चीजों को अलग अलग देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग। मैं कितने ज्यादा रिजॉल्व कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने दो लाइन कुछ ऐसे खींची है, एक सेकंड थोड़ी क्लोज क्लोज रखता हूँ। आपने दो लाइंस कुछ ऐसे खींची, आप इन लाइंस के बीच में क्या मुझे बता सकते हो, क्या इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। ये तो कुछ ज्यादा ही पास पास हो गई। अरे बेसिक से मतलब समझो यार, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, तो आपको दिख रहा है सर इनके बीच में कुछ डिस्टेंस। अगर इस लाइन को और पास करते रहो तो आपको लगेगा कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस है, कुछ नहीं। क्या एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप समझ नहीं पाओगे कि दोनों लाइनें सेम है या डिफरेंट है? तो दैट इज योर रिजॉल्विंग पावर। कितनी दूर की चीजों को आप अलग अलग देख सकते हो, दैट इज योर रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो कितनी दूर की चीजों को आप अलग अलग देख सकते हो, दैट इज योर रिजॉल्विंग पावर। अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, लेट सपोज मेरे पास कोई लेंस है, ठीक है, मेरे पास एक लेंस है। क्या आपको पता है लेंस कैन बी ट्रीटेड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास? ये हम पढ़ चुके हैं। तो एक लेंस को यूज करके जिसका टोटल थिकनेस लेट सपोज मैंने बोला 2a है, मतलब जो इसका डायमीटर है दैट इज इक्वल्स टू 2a इज द डायमीटर ऑफ दिस लेंस। तो इस लेंस को यूज करके मैं कितना मैक्सिमम
किसी छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ सकता हूँ, ये डिपेंड करता है इसकी रिजॉल्विंग पावर पर। ठीक है, तो जो रिजॉल्विंग पावर आप लिखते हो एक रीजन की, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर जो आप लिखते हो दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू, देखो दो चीजें होती है, एक तो होती है रिजॉल्विंग पावर और एक होती है रिजॉल्विंग लिमिट। लिमिट का बेसिक सा मतलब क्या है, मैं कितना मिनिमम देख सकता हूँ, वो है रिजॉल्विंग लिमिट। ठीक है, जितना मिनिमम देख सकता हूँ। और रिजॉल्विंग पावर इज द इनवर्स और रिजॉल्विंग लिमिट। अगर मेरी रिजॉल्विंग लिमिट कम है, मतलब मैं 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर तक की चीज देख सकता हूँ, मैं 10⁻⁻⁴ मीटर तक की चीज के बीच में रिजॉल्व कर सकता हूँ, तो क्या मेरी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है? देखो, रिजॉल्विंग लिमिट, लेट सपोज मेरे पास है एक इंस्ट्रूमेंट की 10⁻⁵ और एक इंस्ट्रूमेंट की है 10⁻⁻⁶। इसका मतलब क्या, ये 10⁻⁻⁶ तक रिजॉल्व कर सकता था, 10⁻⁻⁵ तक रिजॉल्व कर सकता था। तो कौन सा ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है सर? वो जो जिसकी रिजॉल्विंग लिमिट जितनी कम है। तो रिजॉल्विंग पावर उसकी उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, जितनी रिजॉल्विंग लिमिट कम है उतनी ही रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज्यादा है। तो दे आर हैविंग अ इनवर्स रिलेशन 1/, रिजॉल्विंग लिमिट। ठीक है, इनके बीच में जो वैल्यू होती है दैट इज इनवर्स। ठीक है, और जो वैल्यू होती है डी मिनिमम या रिजॉल्विंग लिमिट की, दैट इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन ट्वाइस ऑफ tan बीटा। अब tan बीटा बेसिकली क्या होता है आपके पास, कि ऑब्जेक्ट आपने रखा था यहां पर, ऐसे समझ के चलो। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा था, इस ऑब्जेक्ट का जो इसके मैक्सिमम डायमीटर से एंगल है दैट इज कॉल्ड बीटा। ठीक है, इसका जो डायमीटर है दैट इज माय कैपिटल डी वैल्यू। अब इससे आपको जो एक वैल्यू मिलेगा किसका, इमेज का, तो इमेज सर मैक्सिमम कुछ इस तरह से आपको दिखेगी ऑब्जेक्ट की, मोस्ट रिजॉल्व इमेज। तो मैंने बोला यहाँ से जो इमेज दिखेगी लेट सपोज कुछ इस तरह से ये और कुछ इस तरह से ये, तो ये जो इसका रेडियस मिलता है आपको, रेडियस r0, ये आपको मिलता है 1.22 f इज द फोकल लेंथ, लैम्डा इज द वेवलेंथ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। f इज द फोकल लेंथ, लैम्डा इज द वेवलेंथ यूज्ड। तो ये आपको r0 की वैल्यू मिलती है इमेज की। ठीक है, जो मैक्सिमम आपको रियल फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की आप कहते हो माइक्रोस्कोप से, तो जो आपको रिजॉल्व आप मैक्सिमम कर सकते थे उस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस होगा वो ये होगा 1.22 f लैम्डा बाय कैपिटल डी। ये कैपिटल डी जैसा लग नहीं रहा है पर कैपिटल डी है भाई। ठीक है, इसी को यूज करके हम बात करते हैं रिजॉल्विंग लिमिट की। सर दैट विल बी इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बाय 2 tan बीटा। ठीक है, ये आपके पास है किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n पे डिपेंडेड रिजॉल्विंग लिमिट। तो सर रिजॉल्विंग लिमिट अगर ये है तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, इन्वर्स कर देंगे बस, और क्या दिक्कत है इसमें, ज्यादा कोई परेशानी वाली बात थोड़ी ना है। इसको इन्वर्स कर दिए हम, रिजॉल्विंग पावर की बात कर लोगे आप। ठीक है, डी को कभी कभी आप 2a भी लिख सकते हो, तो आप इसको इन जनरल लिख सकते हो 0.61 f lambda अपॉन a, where a is the radius of the this, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको आप a बोलते हो, क्योंकि टोटल 2a बोला था ना आपने। तो इस तरह से आप बात कर सकते हो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो अगर आपको बोलो कि अगर आपको रिजॉल्विंग पावर बढ़ानी है तो क्या बढ़ाओ, फोकल लेंथ बढ़ा, वेवलेंथ बढ़ा, कैपिटल डी की वैल्यू कम कर, बस हो जाएगा काम, दैट्स इट। ओके, नाउ सपोज करो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं एक लेंस को एयर में देख रहा था किसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए, और उसी को मैं किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन में देखता हूँ, तो रिजॉल्विंग पावर में क्या फर्क पड़ेगा, चेंज करेगा, अनचेंज रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बेसिक सी बात यह है कि अगर आप उस लेंस को यूज कर रहे हो एयर में, तो जो आपके डी मिनिमम या फिर जिसको हम रिजॉल्विंग लिमिट बोलते हैं उसकी वैल्यू क्या है, 1.22 f लैम्डा अपॉन
टू टेन बीटा, क्योंकि बीटा बहुत छोटा होता है तो इसको साइन बीटा भी लिख सकते हैं कभी कभी। अच्छा, तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी सर? रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी टू टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1.22 एफ लैम्डा। क्लियर है कहानी? ये कब था? जब बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एयर का। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की जगह कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ले ले, ठीक है, अगर बाहर क्या हो जाए एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम हो जाए, तो यही जो आपकी रिजॉल्विंग लिमिट हो जाएगी। ये बेसिकली देखो टेन बीटा तो चेंज नहीं होने वाला है ना, ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि लेंस का फोकल लेंथ भी चेंज होगा, क्योंकि लेंस का मटेरियल आपने चेंज नहीं करा है। क्या चेंज होगा सर? एक ही चीज चेंज होगी, दैट इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ लैम्डा की जगह क्या हो जाएगी सर? वेवलेंथ लैम्डा की जगह लैम्डा बाई एन हो जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी आप किसी मीडियम में जाते हो तो वेवलेंथ का क्या होता है सर? वेवलेंथ लैम्डा की जगह लैम्डा बाई एन हो जाती है। तो जब भी आपने मीडियम चेंज करोगे तो क्या होगा? उस मीडियम पे डिपेंडेंट आपकी जो रिजॉल्विंग लिमिट है वो कम होगी। यानी एयर के मुकाबले, एयर की कंपैरिजन में पानी में डाल के अगर किसी चीज को ज्यादा रिजॉल्व करूंगा तो वो ज्यादा अच्छे से रिजॉल्व होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात? पानी में डाल दिया तो ज्यादा अच्छे से रिजॉल्व, रिजॉल्विंग लिमिट कम होगी। रिजॉल्विंग लिमिट होगी इसका मतलब क्या? रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज होगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंसी पता चल चुकी है। अगर लेट सपोज मीडियम ऑफ लेंस, उस पर भी धीरे धीरे फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी मीडियम चेंज करने से। तो जैसे फोकल लेंथ पे क्या डिपेंडेंसी है ये बता सकते हैं हम मीडियम चेंज करने से। इन जनरल फोकल लेंथ कैसे? 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसे ही लिखते थे ना भाई फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इन जनरल क्या सकते हो सर? f इज इक्वल्स टू r1 r2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1 टाइम्स 1/म्यू माइनस 1। तो म्यू की वैल्यू इन जनरल आपकी जितनी ज्यादा होगी, क्या फोकल लेंथ उतनी कम होगी? क्यों भाई? म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी कम, और फोकल लेंथ जितनी कम, क्या मैं कह सकता हूं रिजॉल्विंग लिमिट उतनी कम और रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा। ठीक है, एफ की वैल्यू कम होने से रिजॉल्विंग लिमिट कम हो रही है, और रिजॉल्विंग लिमिट कम होने से रिजॉल्विंग पावर बढ़ रही है। तो फोकल लेंथ कम करने से रिजॉल्विंग पावर बढ़ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम करने से आपकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर सराउंडिंग का बढ़ाने से आपकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो बढ़ रही है। तो इस तरह की बातें आप कर सकते हैं अबाउट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर आप इस तरह से बता सकते हैं। ओके, इन जनरल यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर कितनी? तो ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर होती है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इससे कम रिजॉल्व आप नहीं कर सकते। एक नॉर्मल ह्यूमन आई इससे कम रिजॉल्व नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जो आपका सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, ठीक है, तो उस एक सेंटीमीटर में कितने होते हैं आपके? 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना भाई? यानी अगर आप लेके चलते हो कि मेरे पास 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये 0 था, ये 1 सेंटीमीटर, तो इसमें आपके पास 10 कॉन्ट्रीब्यूशन होते थे, यस और नो? 5, 10। अब अगर इसमें से एक को, इस एक को अगर 10 में की, ये एक क्या है सर? ये पूरा 1 मिलीमीटर है ना? अगर इस एक को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, है ना भाई, तो उसको अब आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। आपकी ह्यूमन आई कितना ही आंखें गड़ा के देख लो, आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर होती है दैट इज इन जनरल इन दैट रेंज, 0.1 मिलीमीटर की रेंज में। ऐसा जरूरी नहीं 0.1 ही एग्जैक्ट है, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, पर इसी रेंज में रहेगी। ठीक है, इसको आप बोलते हैं ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना भाई? चलो, अच्छा, डिफ्रैक्शन में आपको दो तीन चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपको क्लैरिटी से लिखा देनी चाहिए मुझे। जब हम इसकी बात कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेरे पास था क्या था सर? ये सेंट्रल मैक्सिमा था। देखो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ अगर आप बोलते हो, तो एंगुलर विड्थ की अगर मैं बात करूँ सेंट्रल मैक्सिमा की, तो एंगुलर विड्थ क्या है? 2 थीटा। इसका मतलब क्या सर? ट्वाइस ऑफ एन लैम्डा बाई ए, ये है 2 थीटा।
ये होगी आपकी एंगुलर विड्थ। इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या 2y लिखना चाहिए, इसका मतलब क्या ट्वाइस ऑफ n लैम्डा कैपिटल D अपॉन ए। ठीक है, ये आपकी विड्थ होगी। ये दोनों बातें अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीजें याद रखनी चाहिए। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर बनेगा, n इज इक्वल टू 0 पे। फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनेगा, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको समझ आनी चाहिए और आपको ध्यान रखनी चाहिए रिगार्डिंग डायफ्रैक्शन एंड योर रिजॉल्विंग पावर। एक छोटी सी चीज जो मैं और पढ़ाना चाहूंगा आपको, किसी को यूज करके, इसी डायफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करके एक चीज बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक एलिमेंट होगा जहां पे कुछ स्पेस बड़ा, कुछ स्पेस खाली, कुछ स्पेस बड़ा, कुछ स्पेस खाली, कुछ खुला, कुछ खाली, कुछ खाली, कुछ खाली, कुछ खाली, ऐसे 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 बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कि सर ये ग्रेटिंग है। ठीक है, इसमें आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट क्या है, बंद या ओपेक है, और एक फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ओपन है। तो आपके पास कंटिन्यूस ए बी ए बी ए बी ए बी के ऐसे कंटिन्यूस रेंज है। ठीक है, ऐसी कंटिन्यूस रेंज है। अब इसके लिए जब आप यहाँ पर आप लेकर आते हो, इसके इसके थ्रू जब आप क्या कराते हो, इंटरफेरेंस कराते हो या डायफ्रैक्शंस कराते हो, तब आप क्या करोगे, तो एक छोटा सी चीज करी जाती है, इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग एलिमेंट। ये पूरे को बोलते हैं बच्चे ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, ग्रेटिंग एलिमेंट बेसिकली बताता है क्या है, आपके टोटल नंबर। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ग्रेटिंग करी है तो ग्रेटिंग एलिमेंट का बेसिक से मतलब है कि मेरे पास 1 मिलीमीटर कोई जगह है या 1 सेंटीमीटर कोई जगह है, 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स ले सकता हूँ। लेट्स सपोज आपने कोई वायर लिया बहुत पतला, और उस वायर के जितने टर्न्स ले सकते हो, तो जितना वायर जितना थिकनेस का है उतनी जगह तो बंद है, ओपेक है, और दोनों वायर्स के बीच में जितना ओपन स्पेस है वो ओपन है। तो ऐसे आप नंबर ऑफ टर्न से या नंबर ऑफ ए और बी के जो समेशन होता है, इससे आप बनाते हो ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं बात करूं ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है कि सर अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर इस तरह से कुछ कहानी चल रही है इस तरह से, ठीक है, तो यहां से ले के यहां तक क्या होगा, a/2 और ये होगा b। तो इस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ क्या, a प्लस बी। और क्या इसी का बार बार रिपीटिशन होता है, हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है अगर लेट सपोज आपके पास टोटल n टर्म्स थे, तो n टाइम्स a प्लस बी इज गोइंग टू बी योर ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, n टाइम्स a प्लस बी इज गोइंग टू बी योर ग्रेटिंग एलिमेंट। अब अगर मैं बोलूं क्या, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग एलिमेंट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग एलिमेंट, तो रिजॉल्विंग पावर कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा। सो द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग आर इज रिप्रेजेंटेड एज, जो जिस वेवलेंथ पर आप रिजॉल्विंग पावर चेक कर रहे हो, और चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा जो मैक्सिमम आप देख सकते हो, ये जो होता है दिस इज कॉल्ड योर रिजॉल्विंग पावर। ओके, तो डेल्टा लैम्डा इज द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल वेवलेंथ। ठीक है, डेल्टा लैम्डा आपकी स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है आपका, सर लैम्डा आपकी वेवलेंथ जिस पर आप रिजॉल्विंग पावर कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। इसी रिजॉल्विंग पावर यानी लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा को वी कैन रिप्रेजेंट एज m टाइम्स कैपिटल N, जहां m क्या होता है, इट इज द ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन and capital N is the total number of slits. Total number of slits. तो ये आपका रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है फॉर डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो वेवलेंथ जिससे वो यूज करा गया हुआ है 589, और जो मिनिमम वेवलेंथ आप रिजॉल्व कर सकते हो वो है 0.59। तो रिजॉल्विंग पावर बताइए, तो बेसिकली क्या, लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा अगर करते हो तो वैल्यू मिलती है 1000। तो 1000 इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द
डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यूनिट की अगर बात करो तो यूनिट क्या दिख रही है सर, मीटर बाय मीटर क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। इतनी सी बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग के बारे में, ठीक है। चलिए ऑन दैट नोट आज के सेशन को हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन प्रैक्टिस जारी रखिएगा, सिलेबस रिवाइज करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट।